नमस्कार, मैं सर भूमि रोहित शर्मा। आज 28 जुलाई है और आज ऐसे ही एक महान शहीद का मृत्यु दिवस है या शहादत दिवस है। मेरे पीछे है अमर शहीद भगत सिंह और आप देख पा रहे हैं कि भगत सिंह के तस्वीर में कुछ बदलाव दिख रहा होगा आपको। ये भगत सिंह वह भगत सिंह नहीं है जो हम लोगों के दिमाग में अंकित है, पैंट पहने हुए, शर्ट पहने हुए, हैट लगाए हुए भगत सिंह का। ये भगत सिंह में बदलाव दिख रहा है आपको। है बदलाव ये दिख रहा है कि इनका जो कपड़ा है वो केसरिया रंग का है, भगवा कलर का है और फुल पैंट की जगह इनका हाफ पैंट बनाया गया है। यह एक संघी परिधान है, अर्थात इसको इस तरह कह सकते हैं कि भाजपा आरएसएस ने मिल करके भगत सिंह को हाईजैक करने की कोशिश किया और उनको अपने में समेटने के लिए इनको हाफ पैंट में दर्शा दिया। यह जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा आप आइएगा आगे, ये प्रतिमा के नीचे लिखा हुआ है शहीद आजम भगत सिंह, प्रतिमा पंजाबी ब्रदर्स पटना के सौजन्य से। यहाँ पर ये दर्ज है, इधर भी लिखा हुआ है, वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। लेकिन मूल सवाल दूसरा है। मूल सवाल यह है कि किस तरह से एक भगत सिंह जैसे महान नायक को विकृत करने का प्रयास संघियों द्वारा किया गया है। आज 28 जुलाई को एक और दूसरे महान शहीद का शहादत दिवस है। चारू मजूमदार, भारत के इतिहास में ये तो महान अमर व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत के राजनीति को झकझोर दिया है। अमर शहीद भगत सिंह और चारू मजूमदार 1931 को अमर शहीद भगत सिंह अपनी फांसी का स्वागत किए थे और आज 28 जुलाई 1972 ईस्वी में अमर शहीद चारू मजूमदार का शहादत हुआ था। पुलिस ने उनको लॉकअप में मार डाला था। यह दो शहीद हैं भारत के इतिहास में भूचाल लाने वाले। आज उनका शहादत दिवस है चारू मजूमदार का। चारू मजूमदार के भी दो अनुयायी भारत में विद्यमान हैं, दो तरह के अनुयायी। एक वह अनुयायी है जो चारू मजूमदार के लिखावट को, उनके दिए गए शिक्षा को अनुसरण करके भारत में क्रांति की मशाल जलाए हुए हैं। वे हैं सीपीआई माओवादी। दूसरे हैं वो लोग जो चारू मजूमदार की बात तो करते हैं लेकिन उनके जो सिद्धांत है, उनके जो विचार है, उनके जो शिक्षा है उससे दूरी बना करके उनके खिलाफ उन लोगों के साथ में एकजुट हो गए हैं जो कि शहीद चारू मजूमदार की मौत के जिम्मेदार थे। फिर भी आज हम उनमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू करेंगे और जो इनके सच्चे अनुयायी थे सीपीआई माओवादी, वो पता नहीं कहाँ मना रहे हैं, जंगलों में या फिर अन्य ऐसी जगह पर जिसके बारे में पुलिस ना पहुंच सके। तो मैं कहाँ पहुंच पाऊंगा अभी, बाद में फिर कहीं मौका मिलेगा आज के बाद तो अगले दिन आपको हम उनके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल जो चुनाव की बात करते थे, जो चुनाव की बात कर रहे हैं अभी, सीपीआई में लिबरेशन जो 1995 ईस्वी को सतत संघर्ष से किनारा करके सत्ता के संरक्षण में आने का प्रयास किए हैं या कोशिश किए हैं, उनके पास चलते हैं। वहाँ क्या खबर है आपको हम दिखाते हैं, चलिए। नमस्कार, मैं भूमि रोहित शर्मा। आज 28 जुलाई है और आज वह महत्वपूर्ण दिन है जब भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक, मतलब यूं कहें भगत सिंह के बाद पहली शहादत हुआ है जो कि भारत को ही नहीं दुनिया में झकझोर दिया था। वो थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार के लिखे गए 8 दस्तावेज वह दस्तावेज थे जिसने पूरे भारत के इतिहास को झकझोर दिया, नया निर्माण की दिशा में प्रेरित कर दिया। नक्सलवादी आंदोलन के प्रणेता चारू मजूमदार की आज शहादत हुई थी और इस शहादत को भारत की जनता बड़े ही सम्मान से मनाती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से भगत सिंह के शहादत को भारत के वासी सम्मान से मनाते हैं। और ऐसे में आज जब 28 जुलाई है तो इसके साथ ही एक और परिघटना हुई है जो कि एक नए महासचिव जो बासव राज थे सीपीआई माओवादी के, उनकी भी शहादत हुई थी।
वो भी अपने आप को इसी परंपरा से जोड़ते हैं। और सीपीआई एमएल लिबरेशन, जिनके भी महासचिव उनके बाद हुए थे जौहर, वो भी अपने आप को इसी परंपरा से जोड़ते हैं, चलो मजूमदार की क्रांतिकारी परंपरा का। आज मेरे साथ हैं सीपीआई एमएल लिबरेशन के वरिष्ठ नेता कुणाल जी। कुणाल जी बिहार स्टेट कमेटी के सचिव हैं, और उनसे हम जानेंगे उनके बारे में कि चारों मजूमदार की शहादत क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, उनके क्या निहितार्थ थे। मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं, ये पटना है और पटना में आज भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के बीच आज शहादत दिवस किस तरह मनाया जाएगा, यह भी एक बड़ा चैलेंजिंग चीज रहेगा। बहरहाल हम सीधा मिलवाते हैं आपको कुणाल जी से और जानते हैं उनसे हम चारों के बारे में। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत सर्वभूमि में है आपका। जी धन्यवाद। जी कुणाल जी, आप अपने आप को चारों मजूमदार की परंपरा से जोड़ते हैं, क्रांतिकारी परंपरा से जोड़ते हैं, और वो आपके संस्थापक महासचिव भी थे। आज उनका शहादत दिवस था, मैंने बल्कि है, तो आप बताएं मुझे संक्षेप दर्शकों को कि चारों मजूमदार कौन थे और उनका भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में क्या योगदान था। कामरेड चारू मजूमदार हमारी पार्टी के सीपीआईएमएल के संस्थापक महासचिव थे, और आज ही के दिन लाल बाजार थाने में कलकत्ता में लॉकअप में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जिस समय नक्सलवाड़ी हुई, इसने पूरे देश के नौजवानों को, यहाँ के मजदूर किसानों को एक नया रास्ता, देश में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का, देश में एक बराबरी सम्मान के जीवन का एक नया रास्ता, एक नई रोशनी उन्होंने दिखाई थी। इसलिए उनकी शहादत निश्चित रूप से हमारे लिए, पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन ये उनकी जो विरासत है, उससे हम शिक्षा लेकर के आज उनके बताए रास्ते पर चलते हुए आज हमारी पार्टी यहाँ तक आई है। इसलिए हमारी पार्टी के लिए कामरेड चारू मजूमदार की शहादत एक बहुत बड़ी प्रेरणा का, और उनके जो अधूरे सपने थे, उनके जो छोड़े गए काम है, अधूरे काम है, उनको पूरा करने का संकल्प लेने, उसको आगे बढ़ाने का हमें प्रेरणा देता है। जी, ये अक्सर कहा जाता है चारों मजूमदार भारत में नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआत किए थे, जो काफी हिंसक था उसमें। तो क्या चारों मजूमदार के जो काम थे काफी हिंसक थे, उनको किस रूप में देख पाते हैं आप? नहीं, ऐसा मामला नहीं है। सवाल है, हिंसा तो यहाँ की सरकार करती है। नक्सलवाड़ी हुई तो हत्या तो वहाँ की थाने ने बहुत सारे निर्दोष महिलाओं, बच्चों, वहाँ के लोगों की। तो हिंसा तो यहाँ की सामंती ताकतें, यहाँ की सरकार, उनका ये कहिए कि पेशा है, उनका यह काम है। जरूर है कि हिंसा का लोग, जनता अपने तरह से विरोध लोग करते हैं, और विरोध कई बार जो है तीखा भी हो जाता है, कई बार जनता का विरोध खूनी रूप भी ले लेता है। लेकिन ये मामला आंदोलन के खूनी होने का नहीं है, मामला है सरकार की या यहाँ की सामंती जो व्यवस्था है, उसका जो दमन है, उस दमन का एक सही तरीके से उसका एक तीखा विरोध करने का है, प्रतिरोध करने का है। आज ही जैसे अभी हमारा देश जिस दौर से गुजर रहा है, जो एसआईआर है, उसने जिस ढंग से देश के लोकतंत्र के ऊपर, यहाँ के संविधान के ऊपर, और यहाँ के गरीबों का जो वोट देने का अधिकार है, उसके ऊपर जो हमला किया है, एक बड़ा हमला है। और आज जो ये शहादत दिवस के रूप में समूचे देश में हम लोग आज का दिन मनाते हैं, उसमें हमारा यही संदेश है। सेंट्रल कमेटी ने एक आह्वान जारी किया है, उस आह्वान में यही बात है कि देश में लोकतंत्र, संविधान और जो लोगों के वोट देने के अधिकार हैं, उसकी रक्षा के लिए जन प्रतिरोध का आह्वान किया गया है, खड़ा करने का। तो इसलिए उनका जो बताया रास्ता था, एक देश में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने की जो लड़ाई की नींव उन्होंने रखी थी, आज भी वो लड़ाई जारी है, विभिन्न रूपों में जारी है। आज जैसे ये मतदान का जो अधिकार है, उसको खत्म करने की एक साजिश के बतौर हम लोग उस लड़ाई को देख रहे हैं, और पूरा समाज
आज तो हमारी पार्टी के साथ में पूरे देश के जितना भी विपक्षी दल है सब मिल करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि उनका जो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जो लड़ाई की नींव उन्होंने रखी थी, आज वो लड़ाई काफी विस्तृत हो गई है और एक बड़ा व्यापक समाज का हिस्सा आज हमारी लड़ाई के साथ है। एक आरोप लगता है सर्वजन मजूमदार पर कि वो एक जमींदार परिवार के थे और काफी घमंडी और काफी मतलब ये इस टाइप के लोग थे, मतलब और स्वाभाविक लोग थे और काफी जिद्दी थे। तो क्या आप या आपकी पार्टी उनको जमींदार घराने का या फिर घमंडी या जिद्दी के तौर पर देख पाते हैं क्या? नहीं नहीं, ये सब गलत आरोप है। कामरेज चारू मजूमदार काफी सहज सरल और एक बहुत ही संघर्षशील कम्युनिस्ट नेता थे। वो 42 के आंदोलन से ही, जिस समय मैंने 42 की लड़ाई हुई देश की आजादी की, और सीपीआई ने जो लाइन लिया कि हम इसकी लड़ाई का विरोध करेंगे, उस समय उन्होंने विरोध किया। इसलिए वो जी। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट आंदोलन जो एक एकीकृत कम्युनिस्ट आंदोलन था, एक ही पार्टी थी, उसके भीतर वो एक क्रांतिकारी धारा का प्रतिनिधित्व करते थे और वो काफी सहज सरल थे। उनका जनता के साथ अपने साथियों के साथ काफी उनका मैंने गहरा रिश्ता, एक कामरेडाना रिश्ता था। इसीलिए पता नहीं कहाँ से ये सब बातें लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बता सकते। और लेकिन हमने उनके बारे में जो सुना है, जाना है, ये सब बातें झूठी हैं, गलत है। एक और आरोप लगता है उन पर है कि उनको लोग बोलते हैं चीनी जासूस थे, जिसको कि चीन के जो माओ त्से थे या उन्होंने इसको भारत में फिट कर दिया था भारत की सत्ता को अस्थिर करने के लिए। तो ये आरोप है उन पर, कितना सही लगता है ये आरोप? अब देखिए, लाल रंग से तो जमींदार, सरकार और सांड, ये सब बहुत भड़कते हैं लोग। इसलिए जहां लाल रंग आ जाता है तो उनको चीन का मामला नजर आता है। अब कुछ भी लाल अगर आ जाए तो उसमें लगता है कि शायद ये नक्सली वाला मामला है, कम्युनिस्ट का मामला है। ये सब तो बदनाम करने की, एक गलत नैरेटिव गढ़ने की सब साजिश है। ऐसा कोई मामला नहीं है। हम समझते हैं कि सच्चा देशभक्त तो वही है जो देश की जनता के बारे में सोचे। देश की जनता में भी जो सबसे समाज का उत्पीड़ित हिस्सा है, सबसे कमजोर गरीब हिस्सा है, उसके बारे में सोचना, हम तो समझते हैं सबसे बड़ी देशभक्ति यही है। देश की जो जनता है उसकी भलाई के बारे में सोचना, यही तो देशभक्ति है। आज जो मोदी जी, जब देश पूरा माने आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, इनके पुरखे हिटलर और मुसोलिनी से गुरु मंत्र ले रहे थे, अंग्रेजों की इनके पुरखे दलाली कर रहे थे, और आज ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आज भी इनकी देशभक्ति क्या है? अमेरिका की दलाली है। जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। आज ये ट्रंप की दलाली कर रहे हैं। ट्रंप के जरिए देश पर एक से एक अपमानजनक उनका व्यवहार हो रहा है। हमारे नागरिकों को जो रोजी रोटी की तलाश में वो अमेरिका गए थे, वो कोई चोर बदमाश नहीं थे, अपनी रोजी रोटी, बेहतर जीवन की तलाश में गए थे। उनको डंडा बेरी में यहाँ भेजा जा रहा है, इस पर मोदी जी चुप है। यहाँ हमारे देश के ऊपर, हमारे देश पर मनमाना ढंग से टैरिफ लगाया जा रहा है, उस पर इनका मुंह नहीं खुलता है। इसलिए असली इस मामले में हमारी पार्टी के बारे में प्रचार करना, जो सच्चे देशभक्त हैं उनको बदनाम करना, हर कोई जो आज विरोध कर रहा है सरकार की गलत नीतियों का, उसको तुरंत ही अर्बन नक्सल के रूप में चिन्हित करना, ये तो आज सरकार का, और ये कहिए कि यहाँ की जो फांसीवादी भाजपा की जो समूची व्यवस्था है, उसका एक नया फैशन है। जी। जी। कुणाल जी, एक चीज और था, ये जो आप लोग पर आरोप लगता रहा है कि आप लोग को भी चीन से पैसा मिलता है और चीन के पैसा से लेकर के जो भारत में आप लोग कुछ कुछ कर रहे हैं। तो ये भी इस पर भी बता दीजिए कि कितना पैसा आपको मिलता है चीन से, कैसे मिलता है? ये समूची बात ही वही भाजपाई जो फांसीवादियों का जो कुप्रचार है उसका है। दुनिया जानती है कि हम कैसे काम करते हैं। हम पिछली बार जहां लोकसभा चुनाव में लोग करोड़ों खर्च कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, हम जनता से 20-20 रुपया लेकर के उस 20 रुपया के कूपन, 50 रुपए के कूपन से हम समूची मैंने हम लोगों ने चुनाव लड़ा। हमारे पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और विभिन्न जो है दूसरे तरीके से पैसा लेकर के
चुनाव लड़ना, पूरे देश की व्यवस्था को अपने कब्जे में करना, अडानी और अंबानी के पैसे पर पार्टी चलाना, ये सब भाजपाइयों का काम है। हमारी पार्टी जनता पर भरोसा करती है। हमारी पार्टी हर सीजन में, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, घर घर हम जाते हैं, उनसे चंदा लेते हैं। हमारी पार्टी आर्थिक मामले में भी पूरी तरह से जनता पर निर्भर है। हम किसी कारपोरेट पर और किसी मैंने सामंती ताकतों पर आर्थिक मामले में रत्ती भर भी निर्भर नहीं है। हमारी पार्टी जी। पूरी तरह से है। आर्थिक मामले में भी हम जनता पर ही निर्भर हैं। उन्हीं के चंदे से, उन्हीं के सहयोग से हमारी पार्टी चलती एक चीज और जानना था कि ये कुछ आरोप लगता रहा चारों मजेदार पर कि वो अपने जीवन के अंतिम काल में जब उनकी शहादत होती है उसके पहले वो काफी निराश हो गए थे और काफी भयभीत भी हो गए थे। बाद में उनको पुलिस पकड़ करके लॉकअप पे मार दिया गया उनको। और दूसरे जो नेता थे वो लोग सुसाइड कर लिए। तो क्या लगता है चारों नेता बहुत डर गए थे, भयभीत हो गए थे, या फिर मतलब एक क्रांतिकारी की तरह वो शहादत को हासिल किए थे, प्राप्त किए हुए थे? है। ये सब बहुत ही निंदनीय कुप्रचार है। हम तो पहली बार आपसे सुन रहे हैं इस किस्म की बात कामरेड चारू मजूमदार के बारे में। वो जरूर बीमार थे, उनको सांस की शिकायत रहती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलते थे, लेकिन कभी भी उनके मैंने मन में किसी किस्म की निराशा आई हो, ऐसी तो बात ही पूरा का पूरा मैंने कम्युनिस्ट जो क्रांतिकारी नेतृत्व है उसको बदनाम करने की ये सब भाजपाई साजिश है। इसके अलावा कुछ नहीं, ये पूरी तरह से 100% झूठी बात है। कुणाल जी, एक चीज और है, आपके साथ ही एक और पार्टी है भारत में, सीपीआई, माओवादी, जो वो भी जो है मनाते हैं, चारों मजेदार का शहादत दिवस मनाते हैं, पूरे भारत से मनाते हैं। और बल्कि कहें कि दक्षिण एशिया में भी जो है चारों मजेदार का लेकर के जो है प्रचार होता रहता है। तो क्या और तो क्या मतलब उनके भी एक महासचिव थे, जैसे कि आपके जौहर शहादत वो हासिल हुए थे, वैसे भी उनके एक महासचिव थे बासव राज, उनकी भी हत्या हुई थी। तो आप उसके अलावा क्या दिख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर उनके जो स्मारक बनाए जा रहे हैं शहीदों के, उनको ढहा जा रहा है, जगह जगह पर तोड़ा जा रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब ये उस परंपरा को किस रूप में देख पाते हैं आप, जो कि आज माओवादी के रूप में विकसित भारत में हुए हैं या हो रहे हैं? अब देखिए, हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन की कई धारा है। उन धाराओं में एक माओवादियों की भी धारा है, और उनकी उस धारा से उनकी जो वैचारिक समझ है उससे हम सहमत नहीं है। लेकिन सवाल इसका है कि विचार कोई किसी का कुछ हो सकता है, तो आप एक्शन के आधार पर काम करेंगे। अभी जो कॉमरेड वास्तव राव की हत्या हुई, यही न्यूज आया कि वो गिरफ्तार हो गए थे। तो जब उनको जिंदा पकड़ लिया गया तो फिर कोर्ट था, वो फैसला करता है कि उनके साथ क्या होगा। तो इसके इसकी बजाय आपने उनकी हत्या कर दी। दूसरी बात है कि ठीक है, उन्होंने जो है हथियारबंद संघर्ष की वकालत की और हथियारबंद संघर्ष उन्होंने चलाया भी, लेकिन जब उन्होंने आपके सामने, सरकार के सामने जब वार्ता का प्रस्ताव रखा कि हम वार्ता करना चाहते हैं और हम शांति चाहते हैं, तो आपको वार्ता करनी चाहिए। कोई भी, चाहे वो कितना भी हथियार चलाने वाला संगठन हो, अगर उसमें कोई वार्ता की गुंजाइश बनती है, शांतिपूर्ण ढंग से मामले को हल करने की गुंजाइश बनती है, हम तो समझते हैं कोई भी विवेकपूर्ण और कोई भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही होगी कि आप वार्ता में जाइए। लेकिन वार्ता में जाने के बजाय आप जो है मतलब कि जिंदा पकड़ करके हत्या कर देते हैं। ये तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या है। ये एक संविधान, हम लोगों का नियम कानून यह नहीं कहता है। ये समूचा उसका उल्लंघन है। और इस किस्म का एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक काम भाजपा के जो फांसीवादी का जो शासन है उसमें चल रहा है, हम उसको गलत मानते हैं। और अगर चारूमल मजुमदार की अभी आपने शहादत गलत नहीं है। जी। जी, अभी आपने कई बार भाजपा के बारे में बात बोला है और उनका जी, आवाज आपकी गायब हो गई। अपने आप को आवाज आपकी कट गई, हम अभी सुन नहीं उनका सके। कल जी, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अभी आपने कई बार बीजेपी का नाम लिया और कई बार आपने एसआईआर का भी नाम लिया, और आपने बताया कि इस भारत में जो मुंजे थे या जो हेडगेवार थे वो लोग कई बार हिटलर से अपने आप को जोड़ते हैं, कभी मुसोलिनी से जोड़ते हैं, कई बार मिलने भी गए उनसे हैं, फासिस्ट मानते हैं उनको आप हैं। अभी उनके एक विरासत उत्तराधिकारी जो है अमित शाह, उसने कल बयान दिया था कि एक चैनल को
कि जो भारत के नागरिक होंगे वो भारत में रहेंगे, जो भारत नागरिक नहीं होंगे वो भारत से निकाल के भगा दिए जाएंगे। तो अगर जिस तरह से शायद चल रहा है, अगर बिहार की ही बात करें हम अगर, तो लगभग 2 करोड़ लोगों को बोल रहा है कि बाहरी आदमी है, 70,000 को 70 लाख को तो बोल दिया है कि लोग नाम कटेगा। तो सवाल मेरा ये है कि अगर बिहार में 2 करोड़ लोग मिल रहे हैं इनको, तो पूरे भारत में तो लगभग 30-40 करोड़ लोग मिल जाएंगे इनको। तो 30-40 करोड़ लोगों को कहाँ फेंकेंगे उठा करके? हिंद महासागर में फेंकेंगे या फिर कहाँ डालेंगे? क्या लगता है आपको? यही तो सवाल है कि जो खुद तड़ी पार हैं, जिनका रिकॉर्ड यही है कि ये तड़ी पार है। अब ये पूरे देश के लोगों का मतलब नागरिकता जांचते चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल तो बना हुआ है पूरे देश के सामने। बिहार में ये प्रयोग करने इन्होंने एक प्रयोग किया है, और जैसा कि सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन का कहना भी है कि हम पूरे देश में चलाएंगे, तो ये अगर जिस ढंग से बिहार में चल रहा है और इसी तरह से देश में अगर चलेगा तो तय है कि करोड़ों करोड़ लोगों को ये छांटेंगे। तो असल में इनकी मंशा कहीं न कहीं है कि एक जमाने में वोट देने का जो अधिकार था, वो अधिकार समाज के एक छोटे से हिस्से को ही था। समाज का जो संपन्न हिस्सा है, बड़े लोग हैं, मैंने बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं को समाज में वोट देने का अधिकार था। दूसरी ओर ये मनुस्मृति के समर्थक हैं, जो मनुस्मृति खुद जो है भेदभाव पर आधारित एक व्यवस्था है, जिसमें ऊंची जाति के लोग सबसे माने वो सम्मानित हैं, पूजनीय हैं, और शूद्र लोग नीचे के लोग हैं, उनको पांव की जूती बन के रहना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सार्वत्रिक मताधिकार का अधिकार दिया, चाहे वो लाखपति हो या खाकपति हो, चाहे वो किसी जाति धर्म समुदाय का हो, लिंग का हो, सबों को एक बराबरी का हक मिला। दुनिया के दूसरे देशों में बहुत समय लगा, अमेरिका में, अन्य जगहों में भी उसके देश के जो नागरिक थे, वोट देने का अधिकार लंबे समय में सबों को मिला, एक बार में नहीं मिला। हमारे देश में एक ही बार में अधिकार मिल गया। अब ये चीज भाजपाइयों के लिए, जो एक फांसीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं, उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं समाज का जो गरीब हिस्सा है, श्रमिक हिस्सा है, उसको बराबरी उनकी बराबरी जो मिल गई है, ये उनको बहुत खलती है, और उसको वो निश्चित रूप से वो लिमिट करना चाहते हैं उनके अधिकारों को। ये जो एसआईआर चल रहा है, कहीं न कहीं जो समाज के गरीब-गुरबे लोग हैं, चाहे वो माने ये मुस्लिम समुदाय हो या समाज के दलित अति पिछड़े समुदाय के लोग हों, महिलाएँ हों, आदिवासी हैं, इन लोगों के अधिकारों की कटौती करने की उनकी एक गंभीर साजिश चल रही है। और ये देश की जनता, देश के गरीब देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो शहादत उन्होंने कभी दी नहीं। जो जिससे जिस ने और जिसके दल के लोगों ने, जिनके पुरखों ने देश में कभी कोई शहादत नहीं दी, आज वो शहादत देने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, जो हजारों लाखों लोगों ने शहादतें दी, जेल गए, आज उनको ही, उनकी ही नागरिकता पर, उनकी देशभक्ति पर और उनके कहिए कि नागरिक होने के अधिकार पर आज ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम समझते हैं काफी चिंता की बात है, लेकिन देश की जनता, यहाँ के गरीब गुरबे सब देख रहे हैं, और इसका जमकर के विरोध हो भी रहा है, और इनकी मंशा एकदम पूरी नहीं होगी। लोग इसका जवाब देंगे। कुणाल जी, एक 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 बात ये था कि इसी तरह से एक आपके जो सीएम थे मजूमदार, उन्होंने भी जो है चुनाव लड़ा था, और उन्होंने जो आधा चुनाव में धांधली देखा था, चुनाव में जो स्थिति देखा था, उसके बाद उन्होंने चुनाव बहिष्कार का नारा दिया था। आज जब स्थिति ऐसी बनी हुई है, तो आज एक पार्टी जो आरजेडी है, उसके भी जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी चुनाव बहिष्कार के बारे में बोला कि मेरे विकल्प खुले हुए हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि आज आपकी पार्टी जब एक बार देख रही है धांधली जिस तरह चुनाव में हो रहा है, क्या चरण मजूमदार की बात को फिर से लागू करेंगे आप आरजेडी की तरह? अब पता नहीं तेजस्वी जी ने किस संदर्भ में कहा, हम नहीं जानते, लेकिन चुनाव बहिष्कार आज कहीं से भी मैंने इसका कोई मतलब नहीं है। आज तो जो लोगों को अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार को छीना जा रहा है, इसकी रक्षा का सवाल है। चुनाव बहिष्कार तो कोई एजेंडा ही नहीं है। सवाल है चुनाव में वोट डालने का जो अधिकार मिला हुआ है, यहाँ की सरकार चुनने का, अपना एक सही प्रतिनिधि चुनने का जो लोगों का लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, इस अधिकार को छीनने का काम चल रहा है। जो एसआईआर है, इसी की साजिश है।
तो इस साजिश के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की, मताधिकार की रक्षा के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आज बहिष्कार का नहीं, अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ने की जरूरत है, और इस लिहाज से लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हम नहीं समझते एक कि कोई बहिष्कार की कोई आज जरूरत है, और मतलब कि इसकी कोई प्रासंगिकता है। जी कुणाल जी, आप आज चारों मजेदार का सादा दिवस है। आज एक दिन वो शहीद हुए थे कलकत्ता के लाल बाजार में, जहाँ पर थाना था वहां पर। तो आप ऐसी कुछ बातें जो बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जो उनके लिए, उनके मामले में संबंधित रखता हो। देखिए, कामरेड चारू मजूमदार देश के यहाँ के गरीबों के बहुत बड़े नेता थे, और उन्होंने गरीबों की मुक्ति के लिए, गरीबों को संपूर्ण एक अधिकार मिले, देश में एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो, और जो बाबा साहब ने तो जरूर वोट देने का अधिकार दिया, तो लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा कि हम आज से के बाद से एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ऊपर से तो वोट देने का अधिकार सबों को है, बराबरी है, लेकिन जो जमीन हमारी है देश की, वो काफी असमान है, आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में। तो जहां तक, जब तक आर्थिक सामाजिक विषमता दूर नहीं होगी, तब तक जो लोकतांत्रिक बराबरी का, वोट देने का बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, यह भी स्थिर नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। तो हमारे जो कॉमरेड चारू मजूमदार थे, वो एक जमीनी स्तर पर एक सच्ची बराबरी यहाँ स्थापित हो, और समाज के जो गरीब गुरबे हैं, समाज के जो वंचित लोग हैं, उनको भी अपना आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में एक बराबरी का हक मिले। और इसकी लड़ाई के वो बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। हम समझते हैं कि आज जो है, इसी प्रेरणा को, यही प्रेरणा उनसे लेने की जरूरत है। और आज समाज के सामने फिर से एक नई चुनौती, जो भाजपा की सरकार ने मतदान के अधिकार की को हनन करने की जो चुनौती पेश की है, उससे लड़ाई लड़ना, यही हम समझते हैं कि कॉमरेड चारू मजूमदार को दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और यही उनसे एक सच्ची प्रेरणा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया चारू के बारे में कई चीजें, और कई आज की परिस्थिति को भी उससे जोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज चारू का सदर दिवस था। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र 8 दस्तावेज, जो मात्र 32 पेज का है, लिख करके भारत की राजनीति में भूचाल ला दिए थे, और भारत की राजनीतिक दिशा को ही सीधा सीधा बदल डाले थे। नमस्कार। आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन विचारों पर आप कुछ सोचते अगर हैं तो हमारे पर चैनल पर कमेंट कीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया आपका कुणाल जी। अभी आपने सीपीआई एमएल लिबरेशन के बिहार सचिव कुणाल को सुना। अभी हम अपने नए पैनल जी से जानना चाहेंगे कि पूरी दौर में आज की तारीख है इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और चारू मजूमदार की जिस तरह से हत्याएं हुई, या उनके जो थॉट थे, उनके जो विचार थे भारत में, वो किस तरह से 8 दस्तावेज के नाम से प्रसिद्ध हुए और भारत को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया। सुब्रतो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुब्रतो जी, ये जो चारू मजूमदार थे, उनका आज के दिन शहादत हुआ है और उनकी हत्या कर दी गई कलकत्ता के लाल बाजार के थाना में। तो आज के दौर को मैं आप चारू जी को कितना प्रासंगिक मानते हैं, और क्या देख पाते हैं उनके 8 दस्तावेज के जो उन्होंने दिया था, भारत के इतिहास को झकझोर देने वाला दस्तावेज, वो क्या था? 8 दस्तावेज जो था वो तो कॉमन नॉलेज में है। हम लोग इस पर बात करें, बेहतर है कि चारू मजूमदार की प्रासंगिकता आज के दिन में क्या है, जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो, चारू मजूमदार का नक्सल आबादी आंदोलन जिसमें शुरू हुआ था, तेलंगाना आंदोलन का जो समय था, उस समय एक हजारों साल से जड़ जमाई हुई सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था भारत में थी, और बेसिकली वो कृषक लोगों को एकजुट करके जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसका असर बाद में चलकर बिहार में भी हुआ। जहां जहां भी भू सुधार
नहीं हुआ था, सरकार के द्वारा नहीं किया गया था, भूमिहीनों के बीच में भूमि का आवंटन नहीं हुआ था, उन जगहों पर नक्सलवादी आंदोलन बहुत तेजी से फैल गया। धीरे धीरे समय क्रम में क्या हुआ कि खेती अपने आप में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बिजनेस नहीं रहा। पश्चिम बंगाल में तो खैर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहला काम ऑपरेशन बरगादार करके भूमिहीनों के बीच भूमि के आवंटन का काम शुरू कर दिया था। अब आप देखिए सीपीआईएम में और नक्सलियों के बीच में काफी लंबा खूनी संघर्ष का दौर रहा है, लेकिन जब सीपीआईएम की सत्ता पहली बार पश्चिम बंगाल में आई तो वो उनको मजबूरन चारू मजूमदार के जो जमींदारी उन्मूलन के अगेंस्ट में जो आंदोलन था उसको लागू करना पड़ा। ये हुआ 1977 में सबसे बड़ा असर चारू मजूमदार के नक्सलवाड़ी आंदोलन का असर, जो पश्चिम बंगाल की स्टेट पॉलिसी हो गई। बिहार आते आते ये खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, क्योंकि बिहार में जो सरकारें थी वो सब राइट रिएक्शनरी गवर्नमेंट थी, उनमें भूमि सुधार की कोई इच्छा नहीं थी और वो जमींदारों के लठैत के रूप में सरकार काम करती थी। इसलिए बिहार में क्या हुआ, यह खूनी लंबा संघर्ष का दौर चला, जिसका परिणाम भी ये हुआ कि धीरे धीरे बिहार में सामाजिक दबाव से के कारण, सामाजिक दबाव के चलते जमींदारी प्रथा आज के दिन में मृतप्राय अवस्था में पहुंच गई है। अब जमींदार नहीं है। अब ठीक है, बड़े जोत जिनके पास है वो बटाईदार रखते हैं, लेकिन बटाईदार ही असल मालिक हो गए हैं प्रैक्टिकली। और जमींदार जो कह रहे पहले के थे वो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए, वो लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। उन लोगों ने एक बार रणवीर सेना टाइप के कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाकर वो लोग एक लड़ाई लड़ने की कोशिश किए थे, लेकिन वो मुखिया जी के मारे जाने के बहुत दिन पहले ही रणवीर सेना का अंत हो चुका था। ठीक शेराली है, खान जिसको बोलते हैं। हाँ, तो ये सब कॉमन नॉलेज में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि चारू मजूमदार की जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी और उस समय उसका असर आज के दिन में कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसके असर के सबसे बड़ा असर तो ये है कि आज देश में कहीं भी जमींदारी प्रथा आपको दिखती नहीं। आप ये मत कभी सोचिएगा कि भारत सरकार या बिहार गवर्नमेंट जैसे राइट रिएक्शनरी गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव के चलते ये लिया गया, जमींदारी प्रथा खत्म हुई, वो नहीं हुई। जिस वर्ग संघर्ष की चेतना को चारू मजूमदार ने जगा कर गए, उसी वर्ग संघर्ष की चेतना और संघर्ष जब जमीन पर उतरा तो उसका परिणाम हुआ कि जमींदारी सिमटती चली गई और वो उस प्रथा का उन्मूलन हुआ। अब है क्या कि 1990 के दशक के बाद हम लोग एक कैपिटलिज्म के दौर में धीरे धीरे घुस गए। कैपिटलिज्म का दौर का मतलब होता है कि हमारी जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी, वो सामंती व्यवस्था टूटती गई। तो अब आपका टारगेट जो है वो दिखने वाला कोई जमींदार नहीं होता है। ठीक है, पहले जमींदार दिख जाता था, उसको आप टारगेट बना सकते थे। मेरे कई मित्रों ने मुझे कहा कि चारू मजूमदार इंडिविजुअल असैसिनेशन में, व्यक्तिगत हत्या में विश्वास रखते थे। बात व्यक्तिगत हत्या में विश्वास रखने की नहीं थी, बात यह थी कि उस समय एक आइडेंटिफाएबल शारीरिक उपस्थिति थी शत्रु की, वर्ग शत्रु की। वह वर्ग शत्रु जो था वो उस इलाके का जमींदार होता था। जिस जमींदारी प्रथा की किस्म का अनुसंधान वगैरह लड़े, चारू मजूमदार लड़े नक्सलवादी और अगल बगल के क्षेत्रों में, तो उस समय एक दुश्मन को आप चिन्हित कर पाते थे, उस दुश्मन का एक चेहरा होता था। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दुश्मन का कोई चेहरा नहीं होता है। दोनों में एक फर्क है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्या दो चार अदानी अंबानी टाटा बिरला को मारकर भी पूंजीवाद को खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप पूंजीपति मार सकते हैं, उससे पूंजीवाद नहीं मरेगा, लेकिन जमींदार को मारने से जमींदारी प्रथा मरेगी। फर्क ये है। जी। तो अभी जो लड़ाई है वो कई स्तरों पर है। अभी सिर्फ वो स्तर नहीं रह गया कि आप 10-20 लोगों को मार देने से आपने अपने एजेंडा को समाज में सिक्का चला दिया।
अभी आपको उपभोक्तावाद के अगेंस्ट में लड़ना है, जो कि पूंजीवाद का सबसे बड़ा वाहक है। उपभोक्तावाद मनुष्य को एक कंज्यूमर में, इंडिविजुअल को, पीपल को एक कंज्यूमर सोसाइटी में हम लोगों ने डाल दिया है। आज क्या कारण है कि गरीब से गरीब आदमी हाथ में मोबाइल लेकर घूमता है। हम तो उस जमाने में बड़े हुए हैं जब मोबाइल था ही नहीं, घर में टेलीफोन ही नहीं था। हम महीनों बाहर रहते थे, एक चिट्ठी चली आती थी, माँ बाप को पता लग जाता था कि बेटा सही ठीक है। उनकी चिट्ठी आती थी, मनी ऑर्डर आता था, हम लोग एज ए स्टूडेंट पढ़ लेते थे। 1.5 दिन की यात्रा करके ट्रेन से जाते थे, तो क्या हर 5 मिनट में फोन करते थे बेटे कहाँ पहुंचे? नहीं। तो हम लोग पहुंचते थे ना, पढ़ते थे ना, जिंदा थे ना, तभी तो आज जिंदा है। अब आप देखिए, उपभोक्तावाद क्या कर रहा है, आदमी को सिखा रहा है कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो तुम दुनिया से कनेक्टेड नहीं हो। मुझे दुनिया से कनेक्टेड रहने की जरूरत क्या है? मुझे जिन लोगों से काम है और जितना भर काम है उतना ही भर कनेक्टेड रहने का फायदा है। मुझे पूरी दुनिया से कनेक्टेड, मेरे हाथ में दुनिया की सबसे महंगी मोबाइल भी रहेगी तो भी मैं दुनिया के मैक्सिमम लोगों से कनेक्टेड तो रहूंगा नहीं। नहीं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब आप स्मार्टफोन वगैरह का यूज करते हैं तो उसका यूज लोग किस लिए कर रहे हैं? रील देखने के लिए, रील बनाने के लिए। क्या वो MIT के लेक्चर सुन रहे हैं जो कि यूट्यूब पर आधारित उपलब्ध है? क्या वो हार्वर्ड का लेक्चर सुन रहे हैं? ये भी यूट्यूब पर आप उपलब्ध है। तो यूट्यूब पर आप जाकर क्या देख रहे हैं? फिल्म देख रहे हैं, या आप जी, हमारे समाज। यहाँ लाइट कटिंग चली गई है। फिर भी हम बातचीत शुरू करते रखते हैं। बस देखिए, मेरे शुरू तो एक कहने का चीज हम मतलब, जानना हाँ, था। शुरू तो एक ही जानना था कि जिस स्थिति में आज सर मजूमदार का बर्थडे मनाया गया, ये मृत्यु दिवस को, शहादत दिवस को आज मना रहे हैं लोग या कुछ कर रहे हैं उसके लिए। तो इस दौर में दो पार्टियां दावे कर रही है सर मजूमदार के विरासत पर। एक CPI-ML लिबरेशन है और दूसरी आपको CPI माओवादी है। तो कौन लग रहा है कि दोनों धाराएं जो है मजबूत दावेदार है सर मजूमदार की विरासत का? देखिए, इस तरह से मैं, रेड मूवमेंट में इतने सारे डिविजन्स हो गए हैं कि मैं इस डिवीजन को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन सही विरासत वही लेकर चल रहा है जो संसदीय व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है, विश्वास। जो नहीं करता है, जो जी इस जी। चुनावी संसदीय व्यवस्था में, चुनावी व्यवस्था में विश्वास करता है, वो सीएम का नाम ले सकता है, सीएम का फॉलोअर नहीं हो सकता। ये संभव नहीं, क्योंकि सीएम जी का जो डॉक्ट्राइन है वो तो चुनाव को फ्रॉड कहते थे। जी आप जी उस जी। चुनाव में हिस्सेदारी नहीं, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले, कि आप चुनाव में हिस्सेदारी लेकर पार्ट ऑफ द सिस्टम बनकर सिस्टम चेंज करने की लड़ाई आपकी वही CPM की जैसी खत्म हो गई। एम को ML बोल देने से वो अलग नहीं हो जाएगा ना। वो तो जी। अलग पंजीकरण की प्रक्रिया है कि आपको एक नाम अलग रखना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल जो आपका अप्रोच है वो अगर एक ही है तो आप कैसे उसको ये कर सकते हैं? तो और कह सुब्रत सकते जी, हैं कि एक हम लास्ट सीएम क्वेश्चन के हम आपको, अनुयायी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको हम टच करके फिर आपको, क्योंकि आपका आपका टाइम ओवर हो रहा है, आप व्यस्त हैं, मैंने शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी हैं। मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आज पूरे दुनिया में, मतलब अब जैसे बांग्लादेश में हुआ या फिर अन्य देशों में भी चारों मजूमदार का दिवस मनाया गया, तो जो कि मैंने इंडिया से थे, वो बांग्लादेश के भी नहीं थे। तो क्या किस तरह से देख पाते हैं आप हैं कि चारों मजूमदार का दूसरे देशों में भी मनाया जा रहा है शहादत चारू दिवस, इसको किस चारू तरह से देख मजूम पाते चारू कॉमरेड चारू मजूमदार कहते थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्यों है। मैंने कल आपको व्हाट्सएप पर उनके कुछ उद्धरण भेजे थे, हैं? जी जी उनको जी जी। पाठकों के लिए एक बार भेजिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्यों है, कम्युनिस्ट बाउंड्रीज के में क्यों नहीं बनता। क्या हम हम्म। चे गुवेवारा को भारत में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? हम लेनिन के जन्मदिन के आधार पर तो आप अपने पार्टी की स्थापना दिवस रख दी भाकपा माले ने।
जी तो लेनिन तो रशियन थे, वो तो इंडियन नहीं थे। तो इंडिया में जब उनका मान सम्मान हो सकता है तो क्या कारण है कि सीएम का मान सम्मान बांग्लादेश और पूरी दुनिया में नहीं होगा? क्योंकि कम्युनिस्ट फिगर तो कभी भी किसी नेशन के और स्टेट के और एरिया के बाउंड्री में आप उसको बांध के नहीं दे सकते। ये संपूर्ण मानवता के एमेंसिपेशन की लड़ाई है। और मानवता जहां भी सफर कर रही है, चाहे वो गजा में कर रही हो, चाहे भारत में कर रही हो, या किसी सुदूर सोमालिया में कर रही हो, जहां भी मानवता को बचाने की लड़ाई है, शोषण अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई है, वहीं पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को आप कैसे मान सकते हैं कि वो चेक को सिर्फ क्यूबा में मनाया जाएगा, बोलीविया में मनाया जाएगा, और चारू मजूमदार को सिर्फ इंडिया में मनाया जाएगा? जी कैसे संभव जी, है? बहुत बहुत, ये बहुत बहुत सही कहा है आपने। कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीयवादी होते हैं और जहाँ पर उत्पीड़न का दौर चलेगा वहाँ वहाँ कम्युनिस्ट की वो लोग याद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सुब्रत जी, आपने बहुत ही मुश्किल से वक्त निकाला, स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी। हम आपको अतिरिक्त धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मौके को समझा। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये तमाम चीजें हैं और चारू मजूमदार का शहादत दिवस है। ऐसे दिवस का एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। यह खुद चीजें साफ साफ जिस तरह दिख रही है वो स्पष्ट कर रहा है। चारू सीपीआई मजूमदार माओवादी, के चारू मजूमदार के मानस पुत्र पुत्री बांग्ला साहित्य में बहुत कई हुए हुए हैं। उनमें से एक थी महाश्वेता देवी। संयोग जी, की बात देखिए, महाश्वेता देवी का भी आज निधन का दिवस है, अरे वाह, और चारू मजूमदार आप की बहुत भी अच्छा हत्या कर आपने दी। याद दिलाया। ये मैं मौसम दर्शकों के का लिए भी, बोल दूं, जी 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 जानकारी के लिए जी बोल दूं, कि महाश्वेता देवी, जो कि वैचारिक रूप से चारू मजूमदार के विचारों की सबसे बड़ी वाहक वाहक रही है, और रहते हुए जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है भारत सरकार जैसे प्रतिगामी शक्तियों के हाथों से, उनका भी पर्यावरण दिवस आज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि ये चारू मजूमदार का जो शहादत दिवस है, इसमें इसको बनाने के दो दावे करते रहे हैं, एक सीपीआई में लिबरेशन और एक सीपीआई माओवादी। सुब्रत जी ने स्पष्ट कहा है कि क्या कौन से दावे गिनना सही है। बहरहाल सीपीआई माओवादी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है आज के प्रोग्राम का, या आने वाले वक्त में आएगा, संभव है। लगातार उसके जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं और उनके नेताओं की हत्याएं और शहादतें हो रही है, और भारी पुलिस दबाव के बीच में वो किस तरह से मनाएंगे इस शहादत दिवस को, यह भी एक चुनौतीपूर्ण चीज रहेगी। जो ही खबर मिलेगा तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से सीपीआई माओवादियों ने शहादत दिवस को, इस दिवस को मनाया है। बहरहाल मेरे यहाँ बिजली आ गई है और ये अच्छी बात हुई है कि मतलब हम चीजों को फिर से एक्सप्रेस कर सकें। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर करता हूँ कि खराब स्वास्थ्य होने के बाद भी आपने सब वक्त निकाला अपने प्रिय साथी जो चारू मजूमदार के शहादत दिवस के लिए। मैं दर्शकों फिर कहूंगा, अब चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इसके साथ ही कहूंगा कि इसमें दो तरह की मेंबरशिप है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एक 89 रुपीज का मेंबरशिप है, दूसरा 159 रुपीज का मेंबरशिप है। आपको जो बेहतर लगे आप उसको कर ले, और हम लोगों को जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा सहयोग मिल सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत आभार सुब्रत जी। नमस्कार, धन्यवाद सबका।